हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में हम बात करेंगे आज 3 नवंबर के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी एक मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए हमने एक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज जिसमें 2500 प्लस एमसीक्यूज हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर्स हैं। अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैप्टर वाइज मिलेंगे आपको इसमें एमसीक्यू, आप अच्छा खासा रिवीजन कर सकते हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के हैं। इसके अलावा जुलाई तक का हमारा करंट अफेयर अवेलेबल है, वो अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। 2 पार्ट में आपको लेना पड़ेगा, जनवरी 2020 से लेकर जुलाई 2020 तक, ठीक है। और उसमें अर्धवार्षिकांक आपको एक लेना पड़ेगा और एक जुलाई माह का आपको लेना पड़ेगा। दोनों लेना चाहें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। इसके अलावा ये रामायण नोट्स, साइंस के नोट्स, विज्ञान की समरी, ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं, अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं। कल 2 प्रश्न हमने पूछे थे कि इंदौर में स्थापित भाभा परमाणु केंद्र के प्रथम औद्योगिक केंद्र का नाम क्या है, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न था वो था मध्य प्रदेश में वह कौन सा स्थान है जहां जनश्रुतियों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने बाल अवतार लिया था। तो 2 प्रश्नों का जो जवाब है ये रोहित विश्वकर्मा ने दिया है। इन्होंने बताया कि इंदौर में स्थापित भाभा परमाणु केंद्र के प्रथम औद्योगिक केंद्र का नाम कैट है, ठीक है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। मध्य प्रदेश में चित्रकूट वह स्थान है जहां जनश्रुतियों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने बाल अवतार लिया था। चित्रकूट मध्य प्रदेश के सतना जिले में मंदाकिनी नदी के किनारे है। जहांगीर के क्रोध से पीड़ित अकबर के 2 नौरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना ने चित्रकूट में शरण ली थी। चित्रकूट के प्रमुख दार्शनिक स्थल जानकी कुंड, सती अनुसुईया आश्रम, स्फटिक शिला, हनुमानधारा, गुप्त गोदावरी, कामदगिरी और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे और बड़े बड़े कुछ पर्यटन स्थल हैं चित्रकूट के पास में। वहीं पास में आपका सतना जिले के पास में आपका मैहर है, ठीक है, जो मैहर घराने के लिए प्रसिद्ध है, शारदा माँ के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहलाती है। प्रोपेन और ब्यूटेन इसके मुख्य संगठक होते हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के डीजीपी विवेक जौहरी हैं। इनसे पहले मध्य प्रदेश के डीजीपी वीके सिंह थे। वर्तमान मध्य प्रदेश जेल महानिदेशक संजय चौधरी हैं। महाधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव हैं। लोक सेवा के अध्यक्ष भास्कर चौबे जी हैं। नरोन्हा प्रशासन और प्रबंधकीय अकादमी भोपाल के महानिदेशक एपी श्रीवास्तव हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव एम गोपाल रेड्डी नहीं है, ठीक है। ये इकबाल सिंह बैस हैं। इकबाल सिंह, ये 100% प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जाना है, ध्यान रखिए। इकबाल सिंह बैस जो हैं वो अभी हाल में वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। एम गोपाल रेड्डी एक्चुअल में छिंदवाड़ा के कलेक्टर थे, ध्यान रखिए। छिंदवाड़ा के कलेक्टर थे, कमलनाथ से इनके अच्छे टर्म्स थे और इसलिए इनको जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब इनको सचिव बनाया गया था। ध्यान रखिए, इस तरीके के जो सचिव यानी कि सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो आपका मुख्य सचिव कहलाता है, ठीक है। मुख्यमंत्री का एक तरीके से आप समझ सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन का राइट हैंड जो है वो आपका सचिव कहलाता है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं, आईपीएस लेवल के अधिकारी होते हैं, उनके सबके ऊपर का जो अधिकारी होता है वो मुख्य सचिव आपका कहलाता है। तो ऐसे व्यक्ति को ये जो मुख्यमंत्री होते हैं वो ऐसा पर्सन चूज करते हैं इसके लिए जो उनके हिसाब से चले, ठीक है। तो ये ध्यान रखना होगा, आप इस तरीके से इन चीज़ों को याद कर सकते हो। तन्मय बाघी ने भी अच्छा आंसर करा है। इन्होंने राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई है जो लेजर कण त्वरकों एवं संबंधित प्रौद्योगिकी के गैर नाभिकीय अग्रणी क्षेत्रों के अनुसंधान एवं विकास कार्यों से जुड़ा हुआ है। इस केंद्र में जून 1986 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई से वैज्ञानिकों की प्रथम दल का आगमन हुआ। तब से यह केंद्र लेजर त्वरक व उनके अनुप्रयोगों से संबंधित अनुसंधान व विकास कार्यों के एक प्रमुख केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। स्थापना 19 फरवरी 1984 को हुई थी। कहाँ पर है? इंदौर में है। संस्थापक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा इसके माने जाते हैं, ठीक है। चित्रकूट के बारे में भी इन्होंने काफ़ी जानकारी जो है वो दी है, आप यहाँ पर चाहें तो इससे पढ़ सकते हैं। आज के लिए आपका प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं किस स्थान के समीप हैं? आपको कमेंट करके बताना है और जो जिला है इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको कमेंट करके बतानी है। कमेंट्स बहुत कम आने लगे हैं, आप कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ के उन कमेंट्स का फ़ायदा लें, नहीं तो इस चीज़ को आगे लेके जाने का कोई मतलब नहीं है। निम्नलिखित में से किस स्थान के निकट 2 प्रमुख नदियों का उद्गम है? तो ये कमेंट करके आपको 2 प्रश्न आज
बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न है, अभी हाल ही में निम्न में से किस संस्थान ने अमेरिका के डेनवर यानी कि DU कोलोराडो विश्वविद्यालय के साथ एक MOU साइन किया है, एक समझौता ज्ञापन पर साइन करे हैं IIM इंदौर। IIM इंदौर के जो हिमांशु राय हैं उन्होंने इस पे समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर करे हैं। IIM इंदौर ने अमेरिका के डेनवर यानी कि DU कोलोराडो विश्वविद्यालय के साथ एक MOU साइन किया है। IIM निदेशक हैं प्रोफेसर हिमांशु राय और प्रोफेसर मैरी क्लॉर्क जो प्रोवोस्ट और कार्यकारी कुलपति हैं डेनवर विश्वविद्यालय की, इनके द्वारा MOU पे साइन करे गए। ठीक है, प्रोफेसर हिमांशु राय और प्रोफेसर मैरी क्लॉर्क, दोनों संस्थानों ने शैक्षणिक और शैक्षिक सहयोग को विकसित करने का समझौता किया है। ठीक है, IIM इंदौर को वर्तमान में 35 से ज्यादा विदेशी विश्वविद्यालयों से सहयोग प्राप्त है। ठीक है, ताजा MOU भी छात्रों को विचारों का आदान प्रदान करने और अमेरिकी विश्वविद्यालय में शोध करने का अवसर देने का एक और प्रयास है। यानी कि अमेरिका की डेनवर यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आके रिसर्च कर सकते हैं और हमारे IIM इंदौर के जो स्टूडेंट्स हैं वो डेनवर विश्वविद्यालय में जाके रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, और छात्रों को विचारों का आदान प्रदान करने, ठीक है, और अमेरिकी विश्वविद्यालय में शोध करने यानी रिसर्च की यहाँ पर बात करी जा रही है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। IIM इंदौर ऐसे पाठ्यक्रम की भी योजना बना रहा है जो छात्रों को संस्थान की डिग्री के साथ साथ एक अतिरिक्त वर्ष के लिए अमेरिका में अध्ययन करने पर ट्रांसक्रिप्टेड ग्रेजुएट सर्टिफिकेट अर्जित करने का विकल्प देगा। ट्रांसक्रिप्टेड ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, ठीक है, ध्यान रखिए, ट्रांसक्रिप्टेड ग्रेजुएट सर्टिफिकेट अर्जित करने का भी विकल्प देगा। यानी कि उनको IIM से अगर वो सपोज MBA कर रहे हैं तो उनको MBA की डिग्री के साथ साथ 1 साल का इस अमेरिका की यूनिवर्सिटी में कोर्स करने का भी मौका मिलेगा। तो इस तरीके की योजना पे अभी फिलहाल काम करा जा रहा है। IIM और आपका जो IIT इंदौर है, ये दोनों ही अक्सर न्यूज में इस तरीके से रहते हैं, किसी ना किसी प्रकार का रिसर्च को लेकर या किसी प्रकार के MOU को लेकर। एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, थोड़ा सा पुराना है। 9 अक्टूबर को एक वेबिनार के माध्यम से एक वन विभाग के द्वारा विचार पत्र तैयार किया गया और देश तथा विदेश में स्थित भारतीय अंत्यावसायियों के मध्य वितरित करके वेबिनार के माध्यम से इसमें परिचर्चा करी गई। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आयातित वनोपज पर ध्यान रखिए, आयातित वनोपज की यहाँ पर बात करी जा रही है। देश की निर्भरता को कम करने का लक्ष्य वन विभाग के द्वारा बनाया गया है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो आपको ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ये अपने को यहाँ पर याद रखना है। प्रति वर्ष देश में 35,000 करोड़ से अधिक की वनोपज तथा उसके प्रति उत्पादों का आयात जो है वो किया जा रहा है, जबकि जैविक दबाव के कारण प्रदेश में 37 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र बिगड़े वनों के रूप में परिवर्तित हो गया है। और राज्य शासन के द्वारा जो बिगड़े वन क्षेत्र हैं उनसे प्रदेश में काष्ठ और गैर काष्ठ वनोपज का उत्पादन निजी निवेश को आमंत्रित कर वनोपज के उत्पादन स्तर, वृक्षारोपणों की उत्पादकता तथा उस पर आधारित घरेलू उद्योगों की स्थापना करने की नीति पर वन विभाग के द्वारा कार्य भी किया जा रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना है अपने को। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि 37 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र जो है वो बिगड़े वनों के रूप में मध्य प्रदेश में परिवर्तित हो गया है। किस कारण से हो गया है? जैविक दबाव के कारण हो गया है, जबकि देश में पूरा 35,000 करोड़ के अधिक वनोपज और उसके उत्पादों का आयात किया जा रहा है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है। ये जो 9 अक्टूबर को परिचर्चा हुई है, ये जो वन मंत्री हैं मध्य प्रदेश के विजय शाह है, इनकी अध्यक्षता में संपन्न हुई है। इसमें 26 निवेशक, अंत्यावसायियों के साथ साथ प्रमुख सचिव वन एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन बल प्रमुख जो हैं, मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था कि ये कौन बनाए गए हैं, और अन्य वन अधिकारी इसके अंदर मौजूद थे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपका हो जाता है। अगला प्रश्न है, इतिहासकार धर्मपाल की पुण्यतिथि पर किस दिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया गया? तो ये जो वेबिनार है 24 अक्टूबर को आयोजित किया गया है। हालांकि इतिहासकार धर्मपाल उतने ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन ये वेबिनार थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। गांधीवादी विचारक थे धर्मपाल और इतिहासकार थे। इनकी पुण्यतिथि होती है 24 अक्टूबर को। ठीक है, तो तो उस दिन अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार एक आयोजित करा गया है। इस वेबिनार का विषय था धर्मपाल, भारतीय शिक्षा को पुनः खोजने वाले इतिहासकार। यानी ये इतिहासकार थे, काफी पुराने इतिहासकार थे, और आज़ादी से पहले की जो शिक्षा व्यवस्था थी उस शिक्षा व्यवस्था को लेकर इन्होंने काफी कुछ लिखा था, काफी कुछ रिसर्च किया था।
जो आज की चीज, कई बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आज भी कंटिन्यू की जा रही हैं, तो इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वेबिनार इस पर आयोजित करा गया था। भारतीय शिक्षा को पुनः खोजने वाले इतिहासकार, ये इसका विषय था, थीम थी। संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान एवं धर्मपाल शोधपीठ भोपाल। ये भी ध्यान रख लीजिए कि धर्मपाल शोधपीठ कहाँ पर है आपकी, भोपाल में। आपको पता होगा अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग शोधपीठ हैं, मैं पहले भी आपको वीडियोज़ में बता चुका हूँ, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो ये भोपाल में है। इसके संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में पर्यटन, संस्कृति और अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर जो है वो मुख्य अतिथि थी, और इसकी जो शुरुआत है वो इनके द्वारा ही करी गई, शुभारंभ जो है वो इनके द्वारा ही करा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोरोना संक्रमण के चलते मानसिक रूप से प्रभावित हो रहे बच्चों के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने किस नाम से टोल फ्री टेली काउंसलिंग शुरू करी है? तो ऐसे बच्चों के लिए जो कोरोना संक्रमण के चलते किसी न किसी प्रकार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित हो रहे हैं, तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग को ऐसा लगता है कि वो कुछ ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, उससे उनके मानसिक रूप से काफ़ी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही हैं, इसलिए संवेदना करके एक टोल फ्री टेली काउंसलिंग जो है वो बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्टार्ट करी है। ठीक है, इस आयोग ने संवेदना नाम से टोल फ्री टेली काउंसलिंग शुरू करी है, जिस पर ये टोल फ्री नंबर दिया गया है, जारी किया गया है 1800 1212 830, जिस पर बच्चे कॉल करके विशेषज्ञों से बात करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। ठीक है, तो एक नई पहल जो है करी गई है बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। चलिए कमेंट करके बताएं कि मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है, मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं, वो कौन है? ठीक है, इसके अलावा जो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग है उसके चेयरमैन कौन है? मैं आपको हमारा जो वीडियो आता है जिसमें हम कौन क्या है पूरा बताते हैं मध्य प्रदेश का, उसमें हमने ये सारा कुछ आपको बताया हुआ है, इसलिए हम आपको अभी फिर से नहीं बता रहे। एक और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है, जो विस्फोटक सामग्री होती है उसका निर्माण करना, उसका संधारण करना, उसका परिवहन करना, संधारण मतलब उसको सेव करना, मतलब स्टोर करके रखना एक्चुअल में, विक्रय करना, और चौरसा पटाखा विक्रय जो है उसके लिए एनओसी, यानी कि एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है, इसके अलावा इसी को कहते हैं अनुज्ञप्ति, से संबंधित 19 सेवाएं जो हैं उनको एमपीई सर्विस पोर्टल के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन प्रदाय किए जाने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने एक नवीन व्यवस्था प्रारंभ करी है। मतलब इस तरीके की जो चीज़ें हैं, विस्फोटक सामग्री से संबंधित जो चीज़ें हैं उनके लिए जो एनओसी लेनी पड़ती है, ऐसी 19 सेवाएं जो हैं उसको अब ऑनलाइन कर दिया गया है। और ऑनलाइन पोर्टल कौन सा है? ये है आपका services.mp.gov.in। ये पोर्टल याद रखें। देखिए इस तरीके के पोर्टल जनरली देखिए अभी तक एमपी में पूछे नहीं गए हैं, लेकिन अगर आपने एसएससी या बैंकिंग लेवल का जो करंट अफेयर है अगर वो देखा हुआ है, अगर आप वो पढ़ते हैं, तो इस तरीके के पोर्टल्स अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैं इसको भी इंक्लूड करता हूँ। मध्य प्रदेश में व्यवसाय को सुलभ कराने के उद्देश्य से बिजनेस रिफॉर्म और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत विस्फोटक अधिनियम में उपबंधित नियमों और शर्तों के अंतर्गत ये आदेश जारी करा गया है, और इस तरीके की जो सेवाएं हैं उनको ऑनलाइन करा गया है। तो ये पूरी कहानी थी। चलिए कमेंट करके बताएं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश की रैंक अभी हाल ही में आई थी, वो रैंक कितनी थी? गाइस ये पूरा था हमारा आज का करंट अफेयर का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। कांस्टेबल की स्ट्रैटेजी पे मैं काम कर रहा हूँ, जल्दी आपको कांस्टेबल की स्ट्रैटेजी भी दे दी जाएगी, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अपनी तैयारी जारी रखिए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप परफेक्ट तरीके से कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। मैंने खुद निकाला हुआ है, तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कैसे कैसे एक छोटी जो चीज़ है वो महत्वपूर्ण होती है एक एग्ज़ाम को निकालने के लिए। और मैंने आपको हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ, एग्ज़ाम में ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको कितना पढ़ना है, एग्ज़ाम में ये इम्पॉर्टेंट है। हाँ, एक और चीज़, जिनको अच्छा नहीं लग रहा है जो मैं बता रहा हूँ, तो वो वीडियो को क्लोज करें, बंद करें, ठीक है, कमेंट ना करें लेकिन प्लीज़, है ना, क्योंकि जिनको अच्छा लग रहा है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। देखिए तो एग्ज़ाम में ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है कि आपको कितना पढ़ना है, एग्ज़ाम में उससे भी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होता है कि आपको कितना छोड़ना है। मैं अनअकैडमी के जो कोर्सेज होते हैं, काफ़ी दिनों तक वो लगे रहे मुझसे कि आप हमारे अनअकैडमी का एडवर्टीजमेंट करिए, बट यार अगर कोई इतनी बड़ी अनअकैडमी है, अगर उनके पास ऐसे एजुकेटर्स हैं जो एजुकेटर्स जेल प्रहरी जैसे एग्ज़ाम के लिए इंडियन इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से ये समझ में आता है कि ये फ्यूचर इसका ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर यहाँ से आप कोर्स ले रहे हो
या कुछ भी इस तरीके का परचेज कर रहे हैं तो उसमें आपका नुकसान होगा, क्योंकि आपको इंडियन इकोनॉमी वो पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये मैं आपसे क्या कह रहा हूँ ना, आपको सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि आपको पढ़ना कितना है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको छोड़ना कितना है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए स्ट्रैटेजी जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। स्ट्रैटेजी का वीडियो जल्दी लेके आऊँगा मैं आपके लिए, थोड़ा रिसर्च चल रहा है, जल्दी मिलेगा आपको। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।